नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार और आज आप हमारा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज कैसे बना भिखारिस्तान। भिखारिस्तान मतलब भीख मांगने वाला देश। अगर पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनली पहचान है तो आज उसका पहचान सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में दो कारणों के लिए जाना जाता है, जिसमें पहला कारण है आतंकवाद को अपने यहाँ श्रेय देना, बढ़ावा देना तथा पालना। दूसरा है भीख का कटोरा लेकर कोई भी ऐसा देश जिसके पास पता चल जाए पाकिस्तान के लोगों को कि उस देश के पास पैसा है और वहाँ पे वह नहीं पहुँच जाए भीख का कटोरा लेकर, ताकि कटोरा में उसको कुछ ना कुछ वह पैसा दे ही दे। दोस्तों, भारत ब्रिटिश काल से जब आज़ाद होता है 1947 को, तो उसके बाद जो देश सिर्फ और सिर्फ नफरत के साथ बना हो, जो देश इसलिए एक अलग देश की मांग करता है, पहला उसका पूरा जो नैरेटिव था एक ही था कि भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र या देश बनाया जाए, जिसके संदर्भ में आप देखते हैं कि भारत के दोनों साइड इन इस्लामियों, इन जिहादियों ने अपना अपना क्षेत्र मांगते हैं और उस टाइम के हमारे राजनेताओं द्वारा और बाकी लोगों के बैठक के द्वारा बंगाल में डायरेक्ट एक्शन दे, जहां हिंदुओं को देखो वहां मारो के बाद भारत के लोगों ने भी निर्णय लेते हैं कि अब दो देश एक साथ नहीं रह सकते। जो देश बंटवारे के बाद जिसका भारत का 1 रुपया, पाकिस्तान का 3 रुपया बन जाता था, भारत का 3 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया वैल्यू बराबर होता है। लेकिन जब बुनियाद नफरत की बेसिस पे डाला जाए तो उसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है और कुछ नहीं। यह हमने इतिहास से देखकर सीखा है। आज़ादी के बाद जिस देश का जीडीपी ग्रोथ 5.6% की दर से बढ़ रहा हो, आज 2025 में उसका ग्रोथ रेट लगभग 2% रह गया है। आबादी आज लमसम 25 करोड़ पहुंच चुकी है, जबकि मैं यह सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आज हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और जब विखंडन हुआ तो एक देश 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। उसके बाद अलग होने के बाद भी जिस देश का वृद्धि दर भारत से तेज हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ें थे सारे के सारे पाकिस्तान के हिस्सों में दिया गया। पाकिस्तान का जितना जनसंख्या था भारत से बंटवारे में उसे 3 गुना अधिक जमीन दिया गया। लेकिन आज के अगर परिस्थिति में हम देखते हैं तो वह देश की हालात इतनी बुरी हो चुकी है कि वह देश कब डिफॉल्ट कर जाए कहना मुश्किल है। अगर इसी प्रकार से वह आगे चलते रहा तो कुछ दिनों में ही हम सभी लोग देखेंगे कि जो आज का पाकिस्तान है वह पुनः 4 भागों में टूट गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब, और एक और है सिंध। जब हालात इतनी बुरी हो जाए तो कैसे बना यह इतनी बुरी हालात उस देश का, आइए कुछ तथ्यों के द्वारा हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 1947 में आज़ादी के बाद जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया था और भारत को 55 करोड़ रुपया और देना था, लेकिन भारत के
लोगों ने पाकिस्तान के स्थिति को देखते हुए सभी लोगों ने उसके मंसूबों को समझ लिया था और 55 करोड़ रुपया देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ गांधी ने भूख हड़ताल किया, अनशन किया और जीत में आकर पाकिस्तान को वो भी 55 करोड़ रुपए दे दिया गया। जबकि भारत के लोग जानते थे कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए करेगा और यह डर बिल्कुल सच हुआ। 1948 में कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी सेना ने, जनरल और वहाँ के फौज ने वहाँ पर कव्वाली ड्रेस में आते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं। पाकिस्तान से कश्मीर के ऊपर हमला कर देते हैं। जो कश्मीर अपने आप को भारत के साथ इंटीग्रेट करना चाहता था, लेकिन होना वही था जो हुआ। जब हमला कर देते हैं तो वहाँ के राजा हरि सिंह भारत के साथ कश्मीर एक्सेशन का साइन करते हैं और भारतीय जवाब पूरी तरीका से दिया जाता है और उसके बाद कश्मीर से उनको खदेड़ कर पाकिस्तानियों को भगा दिया जाता है। लेकिन हमने फिर भी कश्मीर का 1/3 हिस्सा गंवा दिए थे, जो आज भी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जो देश पाकिस्तान PIL पाकिस्तानी एयर लाइन बहुत ही अच्छा स्थिति में था भारत से विभाजन के बाद। होता क्या है कि जब नफरत हो तो धीरे धीरे वह नफरत इतना ज़्यादा पनपने लगता है कि अब विकास, अपनी देश के जनता को सुरक्षा, सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए उनको दिमाग के अंदर सारे के सारे जनता और वहाँ के जितने भी राजनेता थे, सेना प्रमुख थे, सेना था, सभी ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ नफरत के अंदर डाल दिया। इससे होता क्या है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छा होने के खिलाफ वह बुरा होने लगता है। नफरत की स्थिति इतना ज़्यादा पनप जाता है जो कि अब पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, जो कि टूटना। जब देश कोई कमज़ोर होता है, डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति होती है, तो देश टूटने में देर नहीं लगती है। पाकिस्तान के आज जितनी भी देश के अंदर इंडस्ट्री था, सारा का सारा इंडस्ट्री ख़त्म हो चुका है। इंडस्ट्री के नाम पर पाकिस्तान सिर्फ 2 इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तेज़ी तरीक़ा से जो विकास किया वह 2 है। उसमें से जो पहला इंडस्ट्री है आतंकवाद का। किसी भी देश में आतंकवाद अगर होता है तो किसी न किसी रूप से पाकिस्तान का हाथ हर हाल में वहाँ निकल जाता है। दूसरा इंडस्ट्री भिखारी प्रोड्यूस करने का, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा अभी तक यह इंडस्ट्री पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंडस्ट्री भिखारी स्थान बन चुका है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर पाकिस्तान के भिखारी नहीं पाए जाते हैं, कहीं पूरी खुली रूप से, कहीं थोड़ा हिडन छुपे हुए रूप से। यहां तक कि भारत के अंदर भी पाकिस्तान के लगभग 5 लाख नागरिक इस देश में किसी न किसी रूप से रहते हैं। भिखारियों की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में कराची शहर जैसे भारत के अंदर मुंबई शहर, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी कराची को आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर एक भिखारी दिन में औसतन 2000 रुपये भीख मांगकर कमाता है। पूरे शहर में इन लोगों का गैंग चलता है भिखारियों का। हर मोड़ चौराहा पर पाकिस्तान में भिखारी मिल जाते हैं। लाहौर में
औसतन प्रतिदिन 1400 रुपया भीख मांगकर वहाँ के भिखारी कमाते हैं, और इस्लामाबाद में 1000 रुपया प्रतिदिन वहाँ पर भिखारी कमाते हैं। मतलब मेन कहने का मतलब है कि भिखारियों ने अपना बिजनेस बहुत ही तगड़ा तरीका से पाकिस्तान ने चलाया है। यह जो भिखारी हैं वह भिखारी सबसे निचले स्तर की हैं। इसके बाद हम ऊपर वाला स्तर पे थोड़ा सा चलते हैं, जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। वहाँ पर भी भिखारियों की बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी और विकास देखने को मिला है। यह ज़्यादातर 2000 सन के बाद से शुरुआत हुआ है। मिडिल क्लास का भीख मांगने का तरीका सबसे ज़्यादा फ्रॉडगिरी के लिए जाना जाता है, जैसे दूध में पानी मिलाना, सब्जी गंदा देना, मांस में किसी और चीज़ के मांस बताकर गधे का मांस खिलाना, कुत्ते का मांस खिलाना, बिल्ली का मांस खिलाना, और जो सबसे बड़े उससे भी ऊपर अगर हम भिखारियों की बात करते हैं तो वहाँ के राजनेता, वहाँ के सेना अध्यक्ष इस काम में सबसे ज़्यादा माहिर हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ से पाकिस्तान ने भीख या तो मांग ली है या मांगने की कोशिश करता रहता है। शुरुआती तौर पे पाकिस्तान ने आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के भिखारियों से जो देश मजबूर है वह है सऊदी अरब और यूएई। ये देश बार बार पाकिस्तान को मना करते हैं, लेटर लिखते हैं, ऑफिशियली बयानबाजी करते हैं कि आप अपने यहाँ से हमारे देश में भिखारी को आने से रोकिए। लेकिन सऊदी अरब और यूएई और बाकी देश, कतर, जितने भी पैसे वाले देश आज के टाइम हैं, वह देश यह चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि यह भिखारियों के लिए कोई भी गलत काम नहीं है, यह उनका मेन इंडस्ट्री है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 32 अरब पाकिस्तानी रुपया भीख मांगकर कमाता है। यह 32 अरब रोजाना का इंटरनेशनल हर देश से भीख मांगकर कमाए जाने वाला राशि है। अगर हम लोग मंथली बात करते हैं या पूरे साल की बात करते हैं तो एक साल में पाकिस्तान 45 अरब डॉलर वहाँ के लोगों ने भीख मांगकर कमाते हैं, और वह भीख के पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है, जिससे देश के अर्थव्यवस्था पे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। आईटी इंडस्ट्री जो सालाना पाकिस्तान 2 बिलियन डॉलर मात्र कमा पाता है, वहीं 45 अरब डॉलर भीख मांगकर कमाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मोरल ग्राउंड खराब हो चुका है। नफरत में इतना घिर चुके कि उनको भीख मांगना आज कोई शर्मिंदगी महसूस होने जैसी उनके यहाँ खराब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि वे सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे देश में जितने भी ऊंचे स्तर के लोग हैं, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सारे के सारे लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, और वह काम है भीख मांगना। तो जब ऊपर वाले लेवल पे इतना ज़्यादा लोग भिखारी हों तो नीचे वाले लोग सोचते हैं कि हमको कैसा शर्म। जो पैसा पाकिस्तानी भीख मांग के कमाते हैं उसको खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान को क्रय विक्रय करने में, जिससे देश के अंदर महंगाई लगभग 21% तक बढ़ जाती है सिर्फ इस कारण से। उसके बाद पाकिस्तान की आज अगर हम बात करें कि आबादी के तौर पे पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का आबादी वाला देश बन चुका है, जो विश्व में चौथे स्थान रखता है आबादी के तौर से। उसमें से 5 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने का काम करते हैं। ये 5 करोड़ लोग पूरे विश्व में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में सभी जगह भीख मांगने का काम करते हैं। उसके बाद वहाँ अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। वह जैसे ही थोड़ा एज में बड़ा होते हैं वह अपने देश का जो सबसे अधिक प्रोड्यूस करने वाला का काम है, या तो आतंकवाद, वहाँ चले जाते हैं या भीख मांगने का काम में लग जाते हैं। उस देश का भविष्य आप खुद समझ सकते हैं।
जो लगभग 350 बिलियन डॉलर का एक छोटा सा अर्थव्यवस्था वाला देश पाकिस्तान, जिसमें से 45 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ भीख मांगकर पाकिस्तान कमाता है। उसके बाद पाकिस्तान बार बार भीख मांगने के लिए IMF, उसके बाद विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और चीन, ये जो हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान भीख मांगने का काम करता है। 1998 से लेकर जब स्टार्ट होता है तो अभी तक 44 अरब बिलियन डॉलर पाकिस्तान को IMF के द्वारा पैसा भीख के रूप में दिया गया है, जिसका वह खर्च सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद करने के लिए करता है। भारत के साथ पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध लड़ी है, जिसमें से 4 के चारों बार युद्ध हार चुका, और यह जो अभी चल रहा है युद्ध ऑपरेशन सिंदूर, ये मिलाकर 5वां हो जाएगा। और पाकिस्तान अपने यहाँ सारे के सारे लोगों को सिर्फ ये बताया कि हमने सारे के सारे युद्ध जीत लिए, लेकिन सच्चाई जब आज पता चलती है कि सारे के सारे युद्ध हार चुके हैं। युद्ध दोस्तों आज के समय सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बेसिस पे लड़ी जाती है, जो कि पाकिस्तान को और ज़्यादा हालत ख़राब होती गई। उसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पाकिस्तान किस किस से कितना कितना लोन लगभग ले रखा है। IMF से 44 बिलियन डॉलर, वर्ल्ड बैंक से 20 बिलियन डॉलर, एशियाई डेवलपमेंट बैंक से 43.4 बिलियन डॉलर और चीन से 28.7 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। अगर IMF से कोई कर्ज लेता है तो वह सिर्फ कर्ज नहीं देती है, साथ ही साथ उस देश के अंदर जितने भी इकोनॉमिकली काम होता है उसको IMF अपने मन के मुताबिक हैंडल करती है। मतलब जो देश IMF से लोन लेता है वह देश अपने तरीका से कोई भी इकोनॉमिकली अपने यहाँ का रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती, नहीं चेंज कर सकती है। इसके लिए उसको IMF के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इससे और ज़्यादा समस्याओं के अंदर पाकिस्तान घिर चुका है। अभी तक टोटल खर्च, या हम बोले कि टोटल पाकिस्तान के ऊपर पूरे विश्व का अगर हम कर्ज का पैमाना देखते हैं तो 50 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, जो प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए पड़ता है। हर व्यक्ति पाकिस्तान का आज जो जन्म लिया है वह भी व्यक्ति 2 लाख रुपए का कर्जदार होकर ही जन्म ले रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के देखा देखी परमाणु बम बनाता है दोस्तों, जो कि भारत 1974 में परमाणु बम बना लेता है। उसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी 1974 से अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है और किसी तरीका से चोरी छिपे चुरा कर धोखेबाजी करके वहाँ के एक साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान जो पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम बनाते हैं। उसके बाद परमाणु बम बना लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, परमाणु बम के रख रखाव में बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकताएं हैं। बम बना लेना भी बहुत बात है, लेकिन रख रखाव का खर्च बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। एक अनुमान के मुताबिक $3000 प्रति सेकंड एक परमाणु बम के देख रेख में खर्च किया जाता है। इससे अनुमान लगा लीजिए कि पाकिस्तान के पास अभी पूरा के पूरा 70 से 90 परमाणु बम होने की अनुमान लगाई जाती है। तो प्रति साल एक मोटा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम के देख रेख में लग जाता है। उसके बाद वहाँ के जितने भी सेना अध्यक्ष होते हैं, राजनेता होते हैं, सभी ने सभी लोग करप्शन के मास्टर हैं। पाकिस्तान में लोग जितने भी वहाँ के एलिट क्लास हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए आते हैं ताकि वहाँ से कुछ लूट कर लेकर जाया जाए और लंदन अमेरिका में बड़े बड़े आइलैंड लिए जाए। पापा जॉन पिज्जा
वहाँ के सेनाओं ने बाजवा के अधीन पापा जॉन पिज्जा के चैन को पूरा का पूरा खरीद लिया जाता है। इतना पैसा कहाँ से आता है दोस्तों? जो भीख मांगकर दूसरे देश से आता है, वह देश में खर्च होने के अलावा सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग अपने अपने पेट भरने के अंदर लूटने के काम करते हैं। पाकिस्तान में वृद्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है। मोटा बजट पाकिस्तान डिफेंस ले जाता है, पाकिस्तानी सेना, और उससे सिर्फ और सिर्फ वहाँ बेरोजगारी और करप्शन पैदा हो रहा है। बोला जाता है कि वहाँ जितने भी सेना के लोग रिटायर होते हैं सभी को बंगला दिया जाता है और एक बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा उन सभी लोगों को दिया जाता है, और बहुत सारे पैसे। जैसे पिछला कुछ साल पहले बाजवा ने जब रिटायरमेंट ली, अचानक उनके बैंक अकाउंट में, उनके पत्नी, बेटे, बहू के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट में वृद्धि होती है। ये सारे के सारे करप्शन के पैसे से ही बनता है। जितने भी लोग राजनेता हैं सभी, या हम बोले कि जितने एलीट क्लास हैं सभी का घर पाकिस्तान से बाहर विदेश में, लंदन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब में हैं। ये सारे पैसे आते कहाँ से हैं? वही करप्शन से सारे के सारे पैसे आते हैं दोस्तों। आज हालत यह है कि वहाँ बेरोजगारी स्तर सबसे निम्न स्तर पे है। बेरोजगारी जब होता है तो आतंकवाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लोग पैसा कमाने के लिए आतंकवाद में चले जाते हैं। दूसरा तरीका, अगर आतंकवाद से पैसा नहीं आएगा तो दूसरे देश में भीख मांगने का काम करते हैं, और पूरे विश्व आज पाकिस्तान से कलंकित हो चुका है। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना खुद के सारे फैक्ट्री डाल रखे हैं। बच्चों के छोटे से डायपर बनाने से लेकर दूध, दही, मटर छीलने तक का सारा चीज़ पाकिस्तानी सेना के अंतर्गत ही फैक्ट्री में अंदर बनाई जाती है। जब बाहर से कोई वहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहता है तो उनको पाकिस्तानी सेना के दबाव में या तो फैक्ट्री बंद करके भागना पड़ जाता है, या औने पौने दाम में पाकिस्तानी सेना को ही बेचकर चला जाना पड़ता है। आज हालात यह है कि एक देश भारत, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इस लड़ाई को सस्टेन करने के लिए भी उन्हें बिलियन डॉलर कर्ज लेने पड़ रहे हैं। इसका, और जो लोग भी कर्ज दिए हुए हैं, चीन, IMF, उन लोगों का पैसा वापस लेने का तरीका बहुत ही रूथलेस होता है दोस्तों। आज यह कहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई है कि कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान अपने यहाँ, पहले भी अपने यहाँ के लड़कियों को बेचती रही है, कुछ दिन पहले गधा बेचते रहे हैं, कुत्ते बेचते रहे हैं चीन को। अब ये सबसे भी जब नहीं पूरा हो पा रहा है तो अब उन लोगों ने पाकिस्तान के मध्य क्लास के बच्चियों को बेचना स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। इतनी घिनौनी काम पे पाकिस्तानी उतर चुके हैं। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताइए कि और आप क्या इसके बारे में विचार रखना चाहते हैं। क्या भारत को ऐसे नंगे भिखमंगे के साथ युद्ध लड़के अपना